हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पिछले वीडियो में हमने लैक ऑपेरन के नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में बात किया था। तो आज हम लैक ऑपेरन के पॉजिटिव रेगुलेशन के ऊपर बात करेंगे। ये पॉजिटिव रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉजिटिव रेगुलेशन ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक बैक्टीरिया जो लैक ऑपेरन फर्स्ट डिस्कवर हुआ था ई कोली में, और जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जैकब एंड अनदर साइंटिस्ट थे मोनोड। ठीक है, इन दोनों ने मिलके ई कोली में इस लैक ऑपेरन को डिस्क्राइब किया था। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो करता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया का जो कल्चर है या फिर जो कल्चर मीडिया जिसे हम कहते हैं, इस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स रहने चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकता है। अगर एक मीडिया में हमने ग्लूकोज भी दिया और उसके साथ साथ कुछ और अदर शुगर कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट सोर्स दे दिए, तो बैक्टीरिया सबसे पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, उससे एटीपी बनाएगा, और उसके बाद जब सारे ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएंगे तब जाके वो किसी अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूटिलाइज करेंगे। तो इसीलिए अगर एक बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया में हमने ग्लूकोज को भी दे दिया और लैक्टोज को भी दे दिया, तो सबसे पहले बैक्टीरिया ग्लूकोज को ही यूज़ करेगा। आफ्टर कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्लूकोज वो लैक्टोज को यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मीडिया में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लैक्टोज तो यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है, तो लैक्टोज कैटाबोलाइजिंग जीन्स और प्रोटीन्स की क्या ज़रूरत, तो लैक ऑपेरन तब ऑफ रहेंगे, तब लैक ऑपेरन ऑफ रहेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा या फिर ग्लूकोज टोटली एब्सेंट हो जाएगा, आफ्टर दैट टाइम ये जो लैक ऑपेरन है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व अगर हम देखें तो नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में क्या होता है, हमें 4 डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है लैक फेज, उसके बाद आता है लॉग फेज, उसके बाद स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। ये है लैक फेज, ये है लॉग फेज, ये है स्टेशनरी फेज, और उसके बाद आता है बैक्टीरिया का डेथ फेज। ठीक है, ये टाइम के साथ चल रहा है, और यहाँ बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल नंबर है, ये इसी को लॉग के हिसाब से भी समटाइम्स एक्सप्रेस किया जाता है। तो लेकिन अगर हम एक मीडिया में, ये तब है, ये है मोनोऑक्सिक ग्रोथ। मोनोऑक्सिक ग्रोथ मतलब कोई एक कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का कोई कार्बोहाइड्रेट का कोई एक सोर्स है। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज दिया जा रहा है, तब ये ऐसा ग्रोथ आएगा। लेकिन अगर किसी कल्चर मीडिया में हमने ग्लूकोज को भी दिया और लैक्टोज को भी दिया, तब इसका ग्रोथ कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पे वही बैक्टीरियल सेल नंबर, और यहाँ पे है टाइम। ठीक है, पहले तो जैसे हमारे ग्लूकोज में नॉर्मली हो रहा था, पहले एक लैग फेज आएगा, फिर एक लॉग फेज आएगा, फिर स्टेशनरी फेज आते ही फिर से एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेथ फेज नहीं आ रहा है, यहाँ से कोई स्टेशनरी या फिर डेथ फेज नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो एक लैग फेज था, उसके बाद एक लॉग फेज आया, और उसके बाद एक छोटा सा, आप देख सकते हैं ये जितना बड़ा लैग फेज है उससे कहीं छोटा ये सेकेंड लैग फेज है, और उसके बाद अगेन एक लॉग फेज आया, फिर एक स्टेशनरी फेज आया, और उसके बाद ये डेथ फेज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इतना सा जो ग्रोथ आया है वो किसके लिए है, ये है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के वजह से। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि मीडिया में हमने ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही रखे हैं, तो पहले बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और ये ग्रोथ देगा, फिर जैसे ही ये स्टेशनरी फेज में आने लगेगा, इसका मतलब ग्लूकोज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया गया है। अब बाकी टाइम ये जो ग्रोथ आ रहा है ये लैक्टोज की यूटिलाइजेशन की वजह से है, सेकेंड ग्रोथ आ रहा है। तो इस टाइप के ग्रोथ को कहा जाता है डाईऑक्सिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसे कहा जाता है डाईऑक्सिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था मोनोऑक्सिक ग्रोथ, ये था डाईऑक्सिक ग्रोथ।
होप आपको ये समझ में आ गया है। अब इससे भी यही पता चलता है कि सबसे पहले तो लैक्टोज यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले अगर ग्लूकोज और लैक्टोज साथ में है तो पहले ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद सेकंड में ये लैक्टोज यूटिलाइज होगा। इसीलिए ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन लैक ओपेरन स्विच ऑफ होगा या ऑन रहेगा, ये वेरी मच बहुत इंपॉर्टेंटली वेरी मच डिपेंड करता है ग्लूकोज के कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लैक्टोज प्रेजेंट हो ना हो लैक ओपेरन ऑफ रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर जब कभी भी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कभी ग्लूकोज एब्सेंट है या फिर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तब क्या होगा, तब तो लैक ओपेरन स्विच ऑन हो जाएगा, है ना। तब तो लैक ओपेरन स्विच ऑन हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये होगा कैसे, लैक ओपेरन कैसे स्विच ऑन होगा, ये हम देखते हैं। तो हमने पहले पिछले वीडियो में हमने लैक ओपेरन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया था कि बहुत दूर यहाँ पे कोई तो एक लैक आई जीन रहता है जिससे रिप्रेसर बनता है, यहाँ पे एक प्रोमोटर ऑपरेटर रहता है, उसके बाद लैक जी, लैक वाई और लैक ए जीन्स रहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को फिलहाल के लिए हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बात हमने नहीं किया था वो है प्रोमोटर के अपस्ट्रीम रीजन में एक साइट रहता है जिसे कहा जाता है CAMP CRP साइट, CAMP CRP साइट। ठीक है, इस CAMP किससे बनता है, ATP से CAMP बनता है। ठीक है, ATP से CAMP बनता है विद एन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसे कहा जाता है एडिनाइलिल साइक्लेज, एडिनाइलिल साइक्लेज। ठीक है, और CRP का फुल फॉर्म क्या है, CRP जो है, CRP इज CAMP रिसेप्टर प्रोटीन, CAMP रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये CAMP का स्ट्रक्चर है, अगर ये CAMP का स्ट्रक्चर है और अगर ये CRP है, तो ये दोनों CAMP और CRP मिलके ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है एक साथ। ये है CAMP और ये है CRP। अब यही स्ट्रक्चर यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, CAMP CRP बाइंडिंग साइट, यहाँ पे जब ये बाइंड हो जाता है, ये क्या करता है, जब प्रोमोटर के साथ ये CAMP CRP बाइंड हो जाएगा, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज लाता है। सो देयर विल बी ए स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज, और जैसे ही ये स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट यही है कि यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जो है वो इस प्रोमोटर साइट पे, प्रोमोटर ऑपरेटर साइट पे आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ये जो प्रोमोटर है, लैक-पी का जो प्रोमोटर है लैक प्रोमोटर, जिसे हम लैक-पी भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में एक वीक प्रोमोटर है। वीक प्रोमोटर मतलब यहाँ पे RNA पॉलीमरेज विथ हाई बाइंडिंग एफिनिटी बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही यहाँ पे CAMP CRP का जो कॉम्प्लेक्स है, CAMP CRP कॉम्प्लेक्स जैसे ही लैक प्रोमोटर के साथ बाइंड कर जाता है, वो इसको स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बना देता है। जो हमने बात किया कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इसका मतलब ये है कि कुछ तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो वीक प्रोमोटर था वो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बन जाता है, और RNA पॉलीमरेज जो है, RNA पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड कर सकता है विथ हाई एफिनिटी, विथ हाई एफिनिटी। और वीक प्रोमोटर का मतलब क्या था कि RNA पॉलीमरेज विथ वीक एफिनिटी और लो एफिनिटी इसके साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे ही मतलब हमने कहा कि जैसे ही ग्लूकोज कम हुआ, जैसे ही ग्लूकोज का कंसंट्रेशन घटा, वैसे ही CAMP का कंसंट्रेशन बढ़ा, और CAMP फिर CRP के साथ बाइंड हो गया। CAMP CRP बाइंड हो गया तो उसने लैक-पी के ऊपर जाके वो बैठ गया, और उससे RNA पॉलीमरेज और लैक-पी दोनों एक साथ विथ हाई बाइंडिंग एफिनिटी दे बाइंड, एंड आफ्टर दैट लैक ओपेरन का जो है, लैक ओपेरन स्विच ऑन हो गया, लैक ओपेरन स्विच ऑन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लैक्टोज अगर यहाँ पे एब्सेंट भी रहे, लैक्टोज मान लीजिए लैक्टोज है ही नहीं, लेकिन CAMP CRP प्रेजेंट है, तो भी ये यहाँ पे ऑन रहेगा। देखिए ये
इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये CAMP CRP कि अगर हम कह रहे हैं कि लैक्टोज अगर नहीं भी है तब भी ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, लैकोपेरॉन के सारे जीन्स, सारे mRNA का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा अगर CAMP का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है। अगर CAMP का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर CAMP का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो CAMP CRP बाइंड करेगा, यहाँ पे आके ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा और लैक्टोज प्रेजेंट हो एब्सेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव रेगुलेशन। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा, ये क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के कंसंट्रेशन के साथ CAMP का कंसंट्रेशन क्यों रिलेटेड है, क्यों ऐसा है कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जैसे ही घटता है वैसे ही CAMP का कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्यों ऐसा है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो CAMP का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो ऐसा क्यों है देखते हैं। देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अगर हम नॉर्मल बायोकेमिकल पाथवेज पढ़े तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस वो पायरुवेट बनाता है और फिर ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट जो है वो पायरुवेट आफ्टर पायरुवेट ऑक्सीजनेस ऑक्सीडाइजेशन वो क्या होता है एसिटाइल कोए बनाता है और एसिटाइल कोए फिर TCA साइकिल में एंटर करता है। ठीक है, ये जब TCA साइकिल चल रहा होता है, TCA साइकिल जब चल रहा होता है एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसे हम अल्फा KG भी कहते हैं। ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये एडेनाइलिल साइक्लेस को इनहिबिट कर सकता है और इसी ये एडेनाइलिल साइक्लेस का काम क्या है मैंने पहले ही बताया था। एडेनाइलिल साइक्लेस क्या करता है, ATP से CAMP को फॉर्म करता है, तो ये बेसिकली ATP से CAMP को फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर देखिए अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लाइकोलाइसिस भी चल रहा है, TCA साइकिल भी चल रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बन रहा है और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट एडेनाइलिल साइक्लेस को इनहिबिट कर रहा है ना। और जैसे ही ये एडेनाइलिल साइक्लेस इनहिबिट हुआ मतलब CAMP का कंसंट्रेशन भी घटा। लेकिन जब जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन घटा हुआ है तो ग्लाइकोलाइसिस भी कम चल रहा है, TCA साइकिल भी कम चल रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो एडेनाइलिल साइक्लेस के ऊपर जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ये भी बहुत कम हो रहा है। तो तब एडेनाइलिल साइक्लेस एक्टिवेट हो रहा है, ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है और ये ATP से CAMP को बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा CAMP बना रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CAMP का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव रेगुलेशन, ये है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन। अब इसे ना कुछ और नामों से भी हम जानते हैं, जैसे कि इसे कहा जाता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, और किसी बुक में आपको ग्लूकोज इफेक्ट इस नाम से भी इसको जाना गया है, ग्लूकोज इफेक्ट या फिर कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और छोटी सी चीज़ है जो कि रिलेटेड है विथ द म्यूटेशन ऑफ लैकोपेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CSIR में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब म्यूटेशन ना लैकोपेरॉन में म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हमेशा एक्सप्रेस करते रहे, तो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता रहे। ठीक है, और एक हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव रिप्रेशन, मतलब कभी भी एक्सप्रेस ना हो, कॉन्स्टिट्यूटिव रिप्रेशन। अब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन जो है ये दो वजह से हो सकता है। एक तो है लैक आई माइनस, मतलब ये जो लैक आई जीन है जिससे रिप्रेसर बन रहा था, ये जो लैक आई जीन है जिससे रिप्रेसर बन रहा था, ये रिप्रेसर ही डिलीट हो जाए, ये लैक आई जीन ही डिलीट हो जाए। माइनस का मतलब डिलीशन, माइनस का मतलब है डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, अगर ये रिप्रेसर ही ना रहे तो कौन यहाँ पे प्रोमोटर ऑपरेटर के इस ऑपरेटर रीजन में कौन भला बाइंड करेगा और कौन इसको इनहिबिट करेगा, कोई भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हर वक्त इसका ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। तो ये एक म्यूटेशन है। दूसरा म्यूटेशन क्या है, लैक OC म्यूटेशन। OC का यहाँ पे OC का मतलब है, C का मतलब है कॉन्स्टिट्यूटिव। इस रिप्रेशन में इस म्यूटेशन में होता यह है कि ये जो ऑपरेटर वाला रीजन है, ठीक है, ये जो ऑपरेटर वाला रीजन है इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कोई ऐसा म्यूटेशन आता है कि ये रिप्रेसर तो यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन ये जो रिप्रेसर है
ये रिप्रेसर कभी भी इस ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम देखिए, जब हम लैक ओसी के बारे में बात कर रहे हैं तब हम ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सेम है, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ ऑपरेटर रीजन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ओसी म्यूटेशन हुआ है। उससे क्या होता है, यहाँ से रिप्रेसर तो कुछ बन रहा है, रिप्रेसर तो ऐसे कुछ बन रहा है, लेकिन अभी ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि ऑपरेटर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, ऑपरेटर में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया है जिसके वजह से रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। अब रिप्रेसर अगर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लैक ऑपरेंड हमेशा चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा है, हमेशा ये ऑन है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कि कंटिन्यूसली ये ऑन है, लैक्टोज रहे, एब्सेंट रहे, ग्लूकोज रहे ना रहे, दैट डजंट मैटर, इसीलिए तो ये म्यूटेशन है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन एक कहा जाता है, इसे हम कहते हैं लैक आई एस। इस एस का मतलब है सुपर रिप्रेसर। ठीक है, सुपर रिप्रेसर का यह मतलब है कि ये जो लैक आई है, अगर ये आई एस बन गया तो ये कुछ ऐसा रिप्रेसर बनाएगा, कुछ ऐसा रिप्रेसर बनाएगा कि ये हमेशा डजंट मैटर कि लैक्टोज है प्रेजेंट है। ये एक्चुअल में क्या है, लैक्टोज और पिछले जो नेगेटिव रेगुलेशन जो है उसमें क्या हमने बोला था कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज जाके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है और तब जाके रिप्रेसर इस ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इस ओसी को भी नहीं मान रहे हैं, अभी हम मान रहे हैं कि ऑपरेटर तो नॉर्मल है ना। अब हम बात कर रहे हैं प्रोमोटर ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इस रिप्रेसर में ये आईएस म्यूटेशन आ गया, ये वाला आईएस म्यूटेशन आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है, लैक्टोज एलोलैक्टोज जाके रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और रिप्रेसर को इनहिबिट कर देता है। लेकिन अगर ये आईएस सुपर रिप्रेसर वाला म्यूटेशन यहाँ पे हो गया तो लैक्टोज एलोलैक्टोज जो है वो रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनको बाइंड करने के लिए तो एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चाहिए ना। अगर रिप्रेसर ऐसा मॉलिक्यूल हुआ तब जाके ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके बाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर रिप्रेसर का म्यूटेशन की वजह से अगर रिप्रेसर का ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मान लीजिए अभी रिप्रेसर कुछ ऐसा बन गया है, तो ये दोनों तो यहाँ पे जाके बाइंड नहीं कर सकते, ये दोनों यहाँ पे जाके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों का सेम नहीं है, तो ये यहाँ पे जाके बाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो रिप्रेसर रहेगा, ये रिप्रेसर दिस इज एक्चुअली सुपर रिप्रेसर मतलब ये हमेशा जाके इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा और इसी के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो लैक ऑपरेंड है ये कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ये है लैक आईएस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है, लैक ऑपरेंड हमेशा ऑन है। कब होता है, अगर लैक आई माइनस हो, मतलब रिप्रेसर को बनाने वाला आई लैक आई जीन प्रेजेंट ही नहीं है। और एक हो सकता है कि ऑपरेटर में कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया है कि रिप्रेसर है भी तो भी वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, तो तब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। और कॉन्स्टिट्यूटिव रिप्रेशन में क्या होगा कि ऐसा कोई रिप्रेसर बन गया है म्यूटेशन की वजह से कि उसको इनहिबिट करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, कोई भी लैक्टोज या एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो उस हालत में क्या होगा, लैक आई जो है हमेशा जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा और उसके साथ क्या होगा, लैक ऑपरेंड को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब रेगुलेटरी देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि लैक ऑपरेंड का जो रेगुलेशन अगर हम देखें तो रेगुलेशन में दो लैक जीन्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो होता है लैक आई, एक होता है लैक ए, जो कि है आई क्या करता है, आई रिप्रेसर को बनाता है और ऑपरेटर क्या करता है, वो तो है ऑपरेटर के लिए जो रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड, रिप्रेसर जिसके साथ जाके बाइंड करता है तो लैक ऑपरेंड इनहिबिट हो जाता है। और अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाया तो लैक ऑपरेंड ऑन होता है। तो यही बात है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।